गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर वैकेशंस के बाद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटे, हमने समर वैकेशन से पहले एक पोएम की थी जिसका नाम है उत्साह। क्या नाम है? उत्साह। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं। ठीक है बेटे। अब वैकेशंस आ गई थी तो हो सकता है आप लोग भूल गए हों कि इस कविता में क्या था, तो मैं आपको एक बार रिव्यू कर देती हूँ, इसको बता देती हूँ कि जो उत्साह हमारी कविता है वो एक आह्वान गीत है। क्या है? आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब एक संबोधित करने वाला, बुलाना। यानी कि इसमें कवि क्या करता है? बादलों को संबोधित करता है और उसे बुलाता है, आह्वान करता है बादलों का। क्यों करता है बादलों का आह्वान? बादलों का आह्वान वो दो रूप में करता है। पहली बात तो क्या कि वो बादलों को कहता है कि तुम इस धरती पर आओ और जो इस धरती पर प्यास से व्याकुल लोग हैं, बेचैन लोग हैं, बरस जाओ तुम और उन लोगों की प्यास को, उनकी बेचैनी को, उनकी गर्मी को दूर करो। और जो ये धरती तप रही है गर्मी के कारण, आप उसको भी क्या करो? बरस कर शीतल कर दो। दूसरा उन्होंने आह्वान कहा कि मतलब ये कहा है कि लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना को जागृत करो। लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना पैदा करो और उनके अंदर एक नई चेतना जागृत करो। और आप क्या हो? इस सृष्टि की रचना करने वाले हो, नई कविता की रचना करने वाले हो। तो यहाँ पर इन्होंने, कवि ने ये बोला है और आह्वान किया है, इसीलिए उत्साह कविता को क्या बोला गया है? एक आह्वान गीत बोला गया है। तो इसमें हम फर्स्ट स्टैंजा कर चुके थे, सेकंड स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा को हम क्लियर कर चुके थे, वो वीडियो में मैंने डाला हुआ है। उसका हम काव्य सौंदर्य भी कर चुके थे और भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोगों को सेकंड स्टैंजा अब रीड करना है और आप अपनी अपनी बुक्स खोलें और बुक्स के अंदर क्या करें? अपनी पेंसिल भी लेकर बैठे, बुक्स भी लें। बुक को पढ़ते पढ़ते जिस भी वर्ड को मैं अंडरलाइन कराती हूँ, आप उनके वर्ड मीनिंग नोट करना। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज हम सेकंड स्टैंजा में आपको रीड कर रही हूँ पहले आपके सामने। सेकंड स्टैंजा है, बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन थे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन थे, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यानी कि बादलों को क्या कहा है कि बादल तुम गरजो। तो फर्स्ट लाइन में आपके पास आ रही है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो अपनी पेंसिल लीजिए और विकल शब्द को अंडरलाइन कीजिए। विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन। क्या होता है? बेचैन। इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत से बच्चे बै को डबल ए लगा देते हो, बेचैन हो जाएगा। बेचैन, बे, ए की मात्रा अगर एक ही साउंड आ रही है तो हमारे पास एक मात्रा आएगी, ए की साउंड आ रही है तो हमारे पास दो मात्राएं आएंगी। तो अब इसमें कहते हैं विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन। और फिर यहाँ पर दूसरा वर्ड आता है हमारे पास उन्मन। बेचैन, बेचैन का मतलब हो सकता है दुखी, ठीक है ना, दुखी या परेशान, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उन्मन थे उन्मन, ये वाली लाइन आई थी ना कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो विकल मैंने बेचैन, उन्मन मैंने अनमना, यानी कि अनमने मन से, जिसका किसी भी चीज़ में मन नहीं होता उसे बोलते हैं उन्मन। नेक्स्ट लाइन आती है, विश्व के निदाग के सकल जन,
विश्व के निदाग, निदाग विश्व यानी कि संसार, निदाग, निदाग होता है तपती गर्मी, निदाग, निदाग होता है तपती गर्मी यानी कि गर्म जो तपत पड़ती है, बिल्कुल भयंकर गर्मी, तपती गर्मी। ठीक है बेटे। थर्ड वर्ड हमारे पास आता है क्या, ये यहाँ पर आपको मैं वर्ड नहीं लिखकर दिखा रही हूँ। थर्ड फोर्थ हमारे पास आता है सकल। सकल होता है सारे, सकल सारे। जिन भी वर्ड्स को मैं बोल रही हूँ वो आप अपने पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए और नंबर डालिए और उनका अर्थ लिखिए। वो मैंने कैसे लिखना है वो मैंने इस उत्साह कविता की फर्स्ट संजय की वीडियो में आप सबको बताया हुआ है। फिर आता है हमारे पास जन। जन होते हैं आदमी, जन आदमी। नेक्स्ट हमारे पास आता है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात, अज्ञात मीन्स है मीन्स नहीं, ज्ञात मीन्स जानकारी, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। है का मतलब नहीं और ज्ञात का मतलब जानकारी, जिसकी अनजान भी लिख सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं, सीधा शब्द हम लिख सकते हैं अनजान। सेवंथ वर्ड हमारे पास आता है अनंत। अनंत जिसका अंत न हो, अनंत। अनंत बहुत से बच्चे यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन ये देखिए जिस भी वर्ड के बाद अंक की साउंड आती है वो उसी के ऊपर अनंत, नन, न की आवाज़ आ रही है अनंत, तो न के ऊपर क्या लगेगा, न। अनंत होता है हमारे पास, अनंत के बाद हम लिख देते हैं कि जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो यानी कि आकाश अंत न हो, या हम उसको बोल सकते हैं आकाश को यहाँ पर बोला है। अब नेक्स्ट हमारे पास लिखिए एक वर्ड तपत। तपत होती है गरम या गर्मी, गर्मी लिख सकते हैं। फिर है धरा, धरा है पृथ्वी, धरा क्या हो गई, पृथ्वी। तो इसमें भी देखिए ये यहाँ पर हमारे सेकंड स्टेंजा से ये वर्ड्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास विकल, बेचैन, उन्मन, इनका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, उन्मन, अनमना, निदाग, निदाग ना कि निदाग बोल देते, निदाग, तपती गर्मी, सकल सारे, जन आदमी, अज्ञात अनजान, अनंत जिसका अंत न हो, तपत गर्मी और धरा पृथ्वी। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो ये हमारे पास आते हैं उत्साह कविता के। अब इसमें देखिए बेटे क्या है, अब इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बोला था कि भाई ये इसके वर्ड्स मीनिंग अंडरलाइन करने हैं। अब इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या क्या होगी इसकी, देखिए विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहते हैं कि हे बादल, बादलों का आह्वान करते हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं कि हे बादल तुम इस पृथ्वी पर आओ और जो विकल यानी कि प्यास से, गर्मी से व्याकुल जो लोग हैं, जो उदास हैं, उन्मन में उदास भी होता है, उदास भी बोल सकते हैं, उदास यानी कि जो गर्मी से के कारण उदास हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, कहते हैं कि हे बादल तुम जो व्यक्ति प्यास और गर्मी के कारण बेचैन हैं, व्याकुल हैं, दुखी हैं, विश्व के निदाग के सकल जन, और इस गर्मी के कारण सभी जो लोग हैं वो क्या हैं, परेशान और बेचैन हैं। तो तुम क्या करो, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तो ऐसी दिशा में, ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में, सॉरी दिशा नहीं, दशा में क्या करो, तुम अनंतहीन अज्ञात दिशा से आओ और इस धरती पर
बरस जाओ। दोबारा से देखिए बेटे इन दो लाइनों की। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। इन लाइनों की दोनों की इकट्ठी हिंदी बता रही हूँ, व्याख्या बता रही हूँ। कहते हैं कि कवि कहता है इसके अंदर कि हे बादल, जो गर्मी की तपती गर्मी के या गर्मी के ताप के कारण जो विश्व के संसार के सभी लोग व्याकुल और उदास हैं, अर्थात बेचैन हैं, परेशान हैं, गर्मी के कारण या प्यास से व्याकुल हैं, बेचैन हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन। तो तुम क्या करो, ऐसी स्थिति में किसी भी अज्ञात दिशा से आकर इस पृथ्वी पर बरस जाओ। तपत धरा जल से फिर इस गर्म धरती पर बरस जाओ और पीड़ित लोगों की पीड़ा को शांत करो। तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो और इस तपती हुई धरती को, धरा मीन्स यहाँ पर बोला हुआ मैंने पृथ्वी को, इस तपती हुई पृथ्वी को क्या करो, तुम शीतल कर दो, अर्थात तुम अपने जल से बरसकर इसको पृथ्वी को ठंडा कर दो। इसके अंदर यही बोला है बादल गरजो, इसीलिए हे बादल तुम घनघोर गर्जना करो और लोगों की पीड़ा को हर लो। ये थी इसकी व्याख्या पूरे की बेटे। ये इसकी व्याख्या मैंने आपको बता दी है। और इसका एक सांकेतिक अर्थ अगर हम बात करें तो हमारी व्याख्या थी टू दी लाइन, टू दी वर्ड्स। अगर हम इसकी सांकेतिक अर्थ अगर हम बात करें कि संकेत इससे क्या मिलता है, क्या इसका संकेत जाता है, तो इसके अंदर बेटे क्या होता है कि जो उत्साह का अंदर होता है कि उनके अंदर एक जोश पैदा करना, उसके अंदर लोगों के अंदर एक जोश पैदा करना, उत्साह। तो वो क्या कि बादल अगर गरजते हैं तो कहते हैं इसका एक सांकेतिक अर्थ उन्होंने ये बताया कि इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी हिंसा फैली हुई है, बहुत सारी मतलब लोगों के अंदर एक कह सकते हैं हम भ्रष्टाचार जैसी बीमारी जो पनप रही है, उसमें क्या होता है कि फैली हुई है। तो न जाने कौन बादल आएगा और कौन उनकी पीड़ा को हरेगा। तो ऐसी स्थिति में हे बादल तुम ही आओ और घनघोर गर्जना करते हुए क्या करो, इस पृथ्वी को अपने जल से शांत करो, ठंडा करो। और दूसरी बात है जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं प्यास और गर्मी से, उनकी पीड़ा को हर लो। अब इसमें बेटे आगे ये तो था इसका भाव सौंदर्य, यानी कि जब हम व्याख्या करते हैं ना उसी के अंदर जो उसका एक निचोड़ होता है उसको हम भाव सौंदर्य का नाम देते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। तो अब दूसरी बात इसकी हम क्या करते हैं कि दूसरी बात आती है काव्य सौंदर्य। पर्सनैलिटी, जैसे आदमी की पर्सनैलिटी होती है, बाह्य व्यक्तित्व को देखकर हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है ना। तो इसी प्रकार जो हिंदी साहित्य के अंदर हमारा जो काव्य साहित्य होता है, पद्य भाग होता है, उसकी भी जो उसके अंदर भी क्या ज़रूरत होती है, अलंकारों की ज़रूरत होती है, मुहावरों की ज़रूरत होती है ना। तो इसमें क्या होता है व्यक्तित्व उसका पता चल जाता है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, इसका काव्य सौंदर्य करते हैं। काव्य सौंदर्य देखिए अपनी बुक उठाइए दोबारा से। विकल 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 में विकल विकल जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति यानी कि एक शब्द की दोहराई बार बार हो रही है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। इसके काव्य सौंदर्य में, काव्य सौंदर्य की बात करें, काव्य सौंदर्य, इस काव्य सौंदर्य को हम अनेक नामों से जानते हैं। इसको हम शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं, शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, इनको इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर अब हम करते हैं भाषा शैली भी कह सकते हैं कि इसके बारे में बताइए। तो काव्य सौंदर्य हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट है विकल विकल के कारण, यहाँ पर विकल विकल शब्द की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश
अलंकार, या पुनरुक्ति अलंकार कह सकते हैं, पुनरुक्ति अलंकार से पुनरुक्ति अलंकार। और वे उन्मन में भी आता है, लेकिन ये उन्मन थे, उन्मन आ गया। वे की आवृत्ति के कारण विकल अनुप्रास, वे वर्ण की पूरे शब्द की अगर आवृत्ति यानी कि पूरे शब्द की दोहराई अगर होती है, वहाँ पर होता है पुनरुक्ति, यानी कि पुनः उसका उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति। और वे शब्द की वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं खड़ी बोली है, जहाँ पर जो हमारी हिंदी जैसी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसको हम बोलते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली है, खड़ी बोली है। फोर्थ संबोधन शैली है। संबोधन शैली का मतलब कि यहाँ पर बादलों को पुकारा जा रहा है, संबोधन शैली है। फिफ्थ हमारे पास आता है क्या कि इसके अंदर यह एक आह्वान गीत है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया, जैसे धरा, पृथ्वी, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसके और बादलों को इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है इनके अंदर, इस पोयम के अंदर। क्यों? क्योंकि बादल को कवि का रूप दिया गया है, तो वहाँ पर भी क्या आ गया, इसके अंदर मानवीकरण अलंकार आता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए इतना ही आज के लिए। तो अब हम इसकी हमने व्याख्या कर दी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन बनकर आते हैं वो क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन बनकर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे बेटे, वो देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे HBSC क्लासेस जो हमारी होती है उनके अंदर तो आता है सप्रसंग व्याख्या, प्रसंग लिखना है। प्रसंग के अंदर जो मैंने बताया कि प्रस्तुत पद्यांश, हमारी हिंदी की पद्यांश, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि पद्यांश और गद्यांश के अंदर क्या डिफरेंस होता है। पोएट्री से जो हम लेते हैं, यानी कि स्टैंजा की अगर हम ट्रिक्स की बात करें, तो जो हमारा पोएम स्टैंजा की फॉर्म में जो होता है उसको हम पोएम बोलते हैं ना, कविता, उसके मतलब उसके पहरे को, उसके स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं, पद्यांश। और जो हमारे पास होता है क्या, लाइनों की फॉर्म में जो अगर हम बात करें वो होता है हमारे पास गद्यांश। ठीक है बेटे। तो इसमें अब हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें वन वर्ड के आंसर, प्रसंग की बात कर रहे थे। प्रसंग क्या होता है, प्रसंग की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो में पहले ही बता चुकी थी। उसके अंदर आप कविता का नाम देंगे, कवि का नाम देंगे, और कवि ने उस पाठ के अंदर, उस कविता के अंदर क्या मुख्य बात कही है उसका वर्णन प्रसंग में होगा, और व्याख्या और फिर भाव सौंदर्य ये तो होगा HBSC में। CBSE के अंदर हमारे पास जैसे अभी स्टैंजा हमने किया है, इसकी व्याख्या अगर आपको आएगी तो ही आप इनके क्वेश्चन के आंसर्स दे सकेंगे। ठीक है ना बेटा। तो अब हम चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, इसमें क्या बनता है, इस स्टैंजा के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, कवि ने किसका आह्वान किया है, कवि ने किसका आह्वान किया है, किसका किया, आपको भी पता है, बादल का। किसका किया, बादल का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, कवि को संपूर्ण विश्व में मनुष्यों की दशा कैसी दिखाई देती है, कवि को संपूर्ण विश्व में मनुष्य की दशा या स्थिति बोल सकते हैं, दशा
कैसी दिखाई देती है, दिखाई देती है। उत्तर लिखिए। संपूर्ण विश्व के मनुष्य पीड़ित और उदास है तो ना, उसमें दुखी भी लिख सकते हैं। मनुष्य दुखी या व्याकुल, बेचैन कुछ भी लिख सकते हैं। दुखी व उदास है। इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन बनाने, ये आप तब कर पाएंगे जब आपको व्याख्या के बारे में पता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए। जैसे बादल किस दिशा से आकर बरस सकते हैं? अज्ञात दिशा से। बादल किस दिशा से आकर बरस सकते हैं? अज्ञात दिशा से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है। बाकी आप लोग अपने आप करना कि इसका सौंदर्य क्या है, कौन कौन से इसके अंदर अलंकार यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।